नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आईएसआईएस से जिसको दाइश भी कहा जाता है, उसने कहा है कि अब अपनी लड़ाई वो सीरिया और इराक से आगे बढ़ाएगा। उसका अगला निशाना दक्षिण एशिया होगा, जिसमें भारत का नाम भी काफ़ी महत्व देकर लिखा गया है। अपने मैनिफेस्टो ब्लैक फ्लैग्स फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट में न सिर्फ भारत में अपने ऑपरेशन को फैलाने की धमकी दी गई है, बल्कि भारत की मौजूदा जो राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ हैं उस पर भी टिप्पणी की गई है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी दाइश के निशाने पर रहेंगे, ऐसा इस मैनिफेस्टो में कहा गया है। और साथ ही पेरिस हमलों के दौरान और उसके बाद क्या रणनीति रहेगी और इस दौरान क्या रणनीति रही हमलों के दौरान, ये सब कुछ कहा है दाइश ने अपने इस पूरे जो खाका एक बनाया गया है उसमें। तो कितनी गंभीरता से इस पूरी धमकी को या इस पूरी रणनीति को दाइश के लिया जाना चाहिए भारत के मद्देनज़र, ये कितना महत्वपूर्ण है ये देखना सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए, और साथ ही जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके लिए ये कितना ध्यान देने वाली बात है। इस पर हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक जी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। दूसरे खास मेहमान हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में, डीसी पाठक जी हैं। सविता पांडे हैं, प्रोफेसर सविता पांडे, जो कि सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ स्कूल फॉर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से आती हैं। और साथ ही मेरे साथ ज़फ़रुल इस्लाम खां भी मौजूद हैं, जो कि एडिटर हैं द मिली गज़ट मैगज़ीन के, और बहुत समय तक जो है वो गल्फ़ में काम कर चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं कि जी। ये जो फोकस बताया है कि साउथ एशिया हमारा नया फोकस होने जा रहा है, पूरा पॉपुलेशन का कंपोजिशन इन्होंने डिस्कस किया है कि कितनी तादाद में कितने धर्मों के लोग रहते हैं और क्यों उनके लिए अच्छा रहेगा, किस तरह से जो है वो एक समुदाय के बाकी लोग दुश्मन हो सकते हैं, यानी पूरा जो है बाकायदा एनालिसिस किया गया है, स्टडी किया गया है। क्या आपको लगता है हमें गंभीरता से लेना चाहिए? गंभीरता से लेना तो मैं कहता हूँ हर एक इशू को लेना चाहिए गंभीरता से, क्योंकि ये लोग इस तरीके से इन्होंने खून खराबा किया है अपने इलाके में और अब यूरोप के अंदर। तो अगर भारत में इसका होता है, भारत की आबादी का खैर इन्होंने भी एनालिसिस किया है और भारत इतना खुली यहाँ पे छूट मिली भी है सबको कि सारे स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, तो उनको पढ़ने में कोई बहुत दिक्कत नहीं बिल्कुल। है। अगर वो ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ पे कोई स्टैटिस्टिक्स ही नहीं मिलती है, तो उनको लगता होगा बहुत बड़ा काम कर लिया हम्म। उन्होंने कि भारत के बारे हम्म। में मालूम कर लिया कि क्या पॉपुलेशन यहाँ तो कॉम्पोजिशन है। 2 राइट अप आप पढ़ेंगे तो पता चल तो जाएगा, गूगल यहाँ तो करिए बस यहाँ पता तो चल सब गया। लोग वैसे देने को इन्फॉर्मेशन हुँ। देने को तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो इस्लामिक समुदाय के लोग हैं, वो अपने अलग अलग विचारधाराओं के रखते हैं। जो अगर दाइश के साथ में सबसे क्लोज मैं मानूंगा, तो वो माने जाएंगे जो हम वहाबी स्कूल के, जो हमारे देवबंदी स्कूल के जो स्कॉलर्स हैं, वो कह माने जाएंगे। लेकिन उनका भी विचारधारा बिल्कुल अलग है। वो कहीं ये नहीं सोचते हैं कि भारत में जो अपने हमारे देश के अंदर जो सांस्कृतिक विचारधारा रही है, जो हमेशा पीछे से चलती रही है, एक धार्मिक उसके साथ साथ भी, तो वो कहते हैं मिलजुल कर रहना है सबसे। तो एक प्रकार से जो भी हमारे यहाँ आतंकवाद कभी फैला भी है, तो उसके हमेशा खिलाफत करी गई है। बिल्कुल। और यही बात अभी भी हाल में कही गई है कि अगर ये इस्लामिक स्टेट जो है, इस्लाम के बिल्कुल ही खिलाफ चल रहा है, तो उसको जो है क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है। तो ऐसे में एक तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा मुश्किल होगा उनके लिए, लेकिन ये है कि ज़रूर स्टडी करें इंडिया हुँ। को और साउथ एशिया को। हुँ। दूसरी बात मैं कहूँगा कि दूसरा जो उनके लिए करियर हो सकता है, वो हो सकते हैं कि ये एलईटी या जमात-उद-दावा या जो भी इस तरह की संस्थाएँ हैं, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ऑलरेडी अपना जाल फैलाए हुए हैं और वहाँ से उनको सपोर्ट मिलती रही है पाकिस्तान की आईएसआई की भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में। हुँ। तो वो जो है इसके लिए वो कह सकते हैं कि ठीक है, मोहरें हम देंगे, हुँ। आप अपना पीछे से हमको जो है लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग निशाने दीजिए। पे तो वो देश भी हैं जिनके बारे में हम ज़िक्र कर रहे हैं, जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल आपने करते बिल्कुल रहे हैं। ठीक कहा, हुँ। क्योंकि उन देशों में हालात ये है कि वो इस्लाम के नाम पर देश बने हैं, लेकिन इस्लाम से उनका दूर-दूर तो बिल्कुल। कोई वास्ता नहीं है। और शायद उन देशों में तो ये ऑपरेशंस और ज़्यादा आसान तो होंगे क्योंकि इसलिए वो जड़ें कमज़ोर उन्होंने हैं वहाँ पर। अपोस्टेट्स एक बार डिक्लेयर कर दिया बिल्कुल। पाकिस्तान आर्मी को, तो जी। पूरी पाकिस्तान आर्मी उनके निशाने पर आ गई। बिल्कुल। डीसी पाठक जी, बताइए कि साउथ एशिया क्यों, दक्षिण एशिया क्यों, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र क्यों तय करना चाहता है दाइश? देखिए, ऐसा है कि आप किसी भी समस्या को अगर आप बहुत अंडर एस्टिमेट करें, ठीक से नहीं समझें, तो नतीजा ये होता है कि फिर आप इन पैनिक यू प्रिज्यूम थिंग्स विच मे नॉट इमीडिएटली बी हैपनिंग। हुआ ये है कि ये जो भी हो रहा है आईसिस को लेके या अल कायदा तालिबान को लेके, ये अभी तक ये दे आर बंच ऑफ टेररिस्ट आउट टू स्पॉइल थिंग्स, ये इनके बारे में खाली उसको ये समझा जाता रहा। पेरिस की किलिंग से
ये पहली बार समझ में आया है दुनिया को कि ये एक्चुअली टेररिज्म एक्टिविटी खाली नहीं है, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, और उसको हम लोग एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। और क्या हो रहा है, जो बैटल ग्राउंड है वो एक देश से दूसरे देश की तरफ जा रही है, यूरोप की तरफ जा रही है। जो जो डिजिटल मीडियम है वो फंड्स ट्रांसफ़र के लिए, इंडोक्ट्रिनेशन के ट्रांसफ़र के लिए हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ एज ए प्रोफेशनल कि मोटिवेशन फॉर ए कॉज इस हद तक डेवलप कर लिया गया है कि नाउ यू हैव दिस सुसाइड बॉम्बर्स एन आर्मी बाय देमसेल्व्स। आई मीन एसिमेट्रिक वॉर में आप कितना मिलिट्री आप लगा दीजिए, मिलिट्री कैन नॉट फाइंड द इनविजिबल एनिमी। एसिमेट्रिक वॉर इज़ ए कोवर्ट वॉरफेयर बाय द टेररिस्ट। बिल्कुल। एंड ये था कि भाई मुश्किल से दो मिलेंगे आपको कि अच्छा जाके अपनी जान दे दो। नाउ dozens of them, I mean it's an army of suicide bombers. This is what worries me, that now it's a new kind of warfare for which new answers will have to और be पेरिस found. के बाद इसको बहुत गंभीरता से देखना होगा, इस धमकी को भी गंभीरता से देखना होगा। इससे पहले कि बहस को हम आगे बढ़ाएं, मेरे साथ फ़ोन पर एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। तारिक फ़तेह साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, जो कि कैनेडियन सिटीज़न हैं, राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। तारिक फ़तेह साहब, ये बताइए कि फ़िलहाल यहाँ स्टूडियो में हम बहस इस बात पर कर रहे हैं, जो एक नया मैनिफेस्टो जिसे वो कह रहे हैं दाइश, वो लेकर आए हैं कि अब जो निशाने पर है वो साउथ एशिया रहेगा। आप ओरिजिनली साउथ एशिया से हैं, ये बताइए कि क्या इसको बहुत सीरियसली, बहुत संजीदगी के साथ लेना चाहिए हमें, इस धमकी को या उनकी इस प्लानिंग को? भाई पहले तो ये समझना पड़ेगा ये फिनोमेना है क्या। धमकी समझने से पेशतर मैं समझता हूँ आप को पूरी इस्लामिज्म का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि है क्या। इस बात से हटना होगा कि ये जो लोग कह रहे हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तुर्की से, यानी ऐसे लगता है कि दुनिया में किसी चीज का किसी इस्लाम से ताल्लुक है ही नहीं। अब इस स्टेट ऑफ डिनाइल में रह के वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स एन अबिस, यानी वो खुले ललकार के इस्लामिक स्टेट की हम बात ऐसे करें जैसे इस्लामिक स्टेट कोई नई चीज है। पहला इस्लामिक स्टेट तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, जो हिंदुस्तान से ही कट के बना। पूरा कंसेप्ट जो है कि कोई मुसलमान गैर मुसलमान के अंडर रह ही नहीं सकता, यही कंसेप्ट था 47 में, यही आईसिस का कंसेप्ट है, यही तालिबान, वही अलकायदा, बोको हराम, तमाम एक ही चीज की बात है। अगर आप ये समझते हैं कि ये आईसिस पाकिस्तान के अगेंस्ट है तो देन यू लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये तो है ही पाकिस्तान का क्रिएटेड नहीं, फिनोमेना। लेकिन बात तो यहाँ अफगानिस्तान और बांग्लादेश की भी हो रही है, और जिन सोसाइटीज़ में ये ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ तो गैर मुस्लिम सोसाइटीज़ नहीं है। अगर इराक की हम बात करें या सीरिया की बात करें, डिफरेंट सेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट किसको रिलीजन्स तो वहाँ नहीं है। नहीं, सेक्ट नहीं है। दे हैव वाइप्ड आउट द एंटायर यजीदी पॉपुलेशन। वो तो क्रिश्चियंस का एनाहिलेशन हो रहा है। ये कैसे नहीं समझ में आ रही लोगों के बात कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो बात करें, दिस इज जस्ट पुटिंग थ्रोइंग डस्ट इन योर आईज। उनका ऑब्जेक्टिव इस्लामिक फिनोमेना की तरह गजवा हिंद का है, चाहे वो मुसलमान एक्सेप्ट करें पब्लिकली या डिनाई करें। द फैक्ट इज ऑल ऑफ अस नो, जो भी मुसलमान है उसे पता है कि इस्लामिज्म या शरिया का कॉन्सेप्ट एंड ऑफ टाइम्स का है, वेयर द एपिक बैटल बिटवीन गुड एंड ईवल जो है, जो इस्लाम और कुफर की होगी, वो एक होगी रोम के साथ जिसे यूरोप कहते हैं, और दूसरे गजवा हिंद होगा जो हिंदुस्तान में होगा। अलकायदा इन साउथ एशिया का क्या मतलब है? इंडिया पाकिस्तान, इट्स टारगेटिंग इंडिया। ये तो आप ये कह रहे हैं कि क्या ये इस्लामिक जो हिस्ट्री की किताबें हैं वो निकाल कर उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं अभी मॉडर्न टाइम्स में, जहाँ पर हिंदुस्तान जैसा देश जो कि डेमोक्रेटिक है, जहाँ सेक्युलर वैल्यूज हैं, आपको लगता है यहाँ इनको जमीन मिल पाएगी कुछ करने के लिए? ये तो टारगेट ही आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूर डेमोक्रेसी एंड अ सेक्युलर स्टेट। व्हाट एल्स इज द प्रॉब्लम? इन्होंने देखे, दिस फिनोमेना इज नॉट न्यू, इट इज 1400 years old। इसी फिनोमेना ने प्रॉफिट की अपनी फैमिली का कत्लेआम हुआ है, ये उमैयदों ने मारा है, अब्बासाइड्स ने मारा है। दिस इज नॉट न्यू। और हमारे
कुछ मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं दे बिकम डिफेंसिव ऑन दिस इशू और कहते हैं ये सही इस्लाम नहीं है। तारिक साहब, आप हमारे साथ फोन लाइन पे रहिए। मैं दूसरे पैनलिस्ट को भी शामिल करना चाहती हूँ। प्रोफेसर सविता पांडे, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन ज़फ़रुल इस्लाम खां इस वक्त मौजूद हैं। ज़फ़रुल इस्लाम खां, ये बताइए फ़िलहाल कि जिस तरह से अभी तारिक फ़तेह कह रहे हैं कि जो कुछ जो टीचिंग्स हैं जो उनको नज़र आ रही हैं, शरिया का खासकर हवाला दे रहे हैं तारिक फ़तेह, और ये कह रहे हैं कि दरअसल उन किताबों से इंस्पिरेशन लेकर जो कुछ कर रहा है इस्लामिक स्टेट वो कर रहा है, और उसका निशाना इंडिया है, हिंदुस्तान है। देखिए, तारिक फ़तेह और ऐसे 2-3 आदमी और भी हैं, कुछ औरतें भी हैं, इनका खाना पीना, इनकी रोजी रोटी ही इस्लाम के खिलाफ बोलना है। मुझे अफसोस है कि ऐसे लोग हिंदुस्तान कैसी में आते हैं, बेवकूफी की बातें बात कर रहे हैं। ये लोग Why- सिर्फ why- नफरत फैला why रहे you हैं। ये लोग talking to सिर्फ me? चाहते हैं कि सारे मुसलमानों को, नहीं बिल्कुल आप बात कर झूठ रहा हूँ, बोले तो बिल्कुल मैं भी ठीक झूठ बात कर बोलूं। रहा हूँ। साहब, आप आपका बोले रोजी नहीं रोटी बोलते। यही है कि आप क्या इस्लाम के मतलब खिलाफ है बात रोजी करें और रोटी मुसलमानों आपका? के खिलाफ बात करें कि अलकायदा को अमेरिका ने पैदा किया, दाइश को अमेरिका ने पैदा किया, दाइश को अमेरिका ने ट्रेन किया, दाइश को अमेरिका ने फाइनेंस किया, दाइश को अमेरिका ने लीबिया से ला करके असलहे दिए। ये किसने किया है? मुसलमानों ने किया है। ये मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। ये जिसमें कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज सब इसमें शामिल नहीं है। सबसे पहले ये जानना चाहिए हमको, दाइश जो है, दाइश ने ये कहा जा रहा है कि इंडिया के खिलाफ बोला है। हमने तहकीकात कर लिया, ऐसी कोई चीज़ उनके वेबसाइट के ऊपर नहीं है। ये जो इन्होंने जो इंडिया में खबर शाये की है, इन्होंने उसके यूआरएल क्यों नहीं दिया? खुद कोई भी जर्नलिस्ट जो अपने आप को जो है ना जो एहतराम करता है वो यूआरएल भी देता है। कोई वेस्टर्न कंट्री, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह कोई भी देगा, यूआरएल भी देता है। इन्होंने क्यों यूआरएल नहीं दिया है? ये बिल्कुल इनकी मनगढ़ंत बात है, उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर वो करेंगे तो हम उसके खिलाफ हैं। हिंदुस्तान में सारे मुसलमान, कोई भी देवबंदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, सब इसके खिलाफ हैं। और हमने खुद पर्सनली ये बात कही, अगर यहाँ आएंगे तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन जफर साहब, बहुत बुनियादी बात जो वो उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें जिस तरह से वायलेंस का जिक्र हो सकता है वो उस दौर की जो जंगें रही हैं उसमें लिखा हो, लेकिन जिस तरह से उसको नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चंद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चंद लोगों ने कुछ अलग तरह की तशरीह की हुई है, उससे मेन स्ट्रीम इस्लाम जो है उससे बिल्कुल उससे अलग है। वो उसको नहीं मानता है। उसको उस जमाने में भी खारजाइट मौजूद थे। खारजाइट को कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं समझता। खारजाइट खत्म हो चुके हैं और ये आज जो नए पैदा हुए हैं वो न्यो खारजाइट हैं। इनको कौन, इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक सब लोग, सारे आलिम, सारे स्कॉलर, सारे इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं कि ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम के नुमाइंदे नहीं है। और इनको काफिर तक कह रहे हैं। आपको क्या चाहिए आपको इसके अलावा? जी, तारिक फ़तेह साहब, ये बताइए कि जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, आपने रिलीजियस रीजंस तो बताए कि चलिए किताब में से उठा के कोई किसी भी तरीके से 4 लाइनें उठा के उनको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है, ये बात सही है। लेकिन जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जिसकी तरफ ज़फ़र इस्लाम खां कह रहे हैं कि जिस तरह से वेस्ट की भी अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज़, फॉल्टी फॉरेन पॉलिसीज़ रही हैं या हथियार के तौर पर इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को आगे किया है, क्या इससे इनकार कर सकते हैं हम? आप देखें, पहले तो आप अपना टेलीविजन स्टेशन की बात करें। गेस्ट को कहते हैं कि किराए के पिट्ठू अमेरिका। नहीं, मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए। मेरी बात सुनिए, मैं please। माफी चाहती हूँ। जो आप रिलीजियस टेक्स्ट की बात कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो इसकी पॉलिटिकल इंस्पिरेशन है, जिस तरह से वेस्ट ने इस्तेमाल किया है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, क्या इससे हम इनकार कर सकते हैं? क्या हम ये सिर्फ कह सकते हैं कि रिलीजियस किताबें पढ़ के कुछ लोगों ने हथियार उठाए और वो दुनिया पर हमला करने के लिए तैयार हो गए? पाकिस्तान क्या अमेरिका ने बनाया या मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया? नहीं, हम 2015 की बात क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, 2015 की मैं बात करता हूँ। सीरिया के अंदर 2.5 लाख आदमी जो मुसलमान मरा है वो अमेरिका ने मारा है क्या? मतलब 30 लाख, देखें बीबी, 30 लाख मुसलमान बांग्लादेश में पाकिस्तान ने मारा, वो अमेरिका ने मारा था क्या? वो तो हमारी जिंदगी में हुआ ना। ईरान के अंदर रोज 50 लोगों को सजाए मौत होती है, अमेरिका मार रहा है क्या? सऊदी अरेबिया में 150 आदमी का सर कलम कर दिया इस साल। नहीं, लेकिन तारिक मुसलमान मुल्क साहब, में दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें आ रही हैं। पहले आप ये कह रहे हैं कि इनकी लड़ाई गैर मुस्लिम्स के खिलाफ है, फिर आप ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम संगठन मुसलमानों को मार रहे हैं। तो कौन कर रहा है ये बलोचिस्तान पे जो कत्लेआम हो रहा है, ये तो बलोच वो हैं जो कह रहे हैं हमें इस्लामी हुकूमत नहीं चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो लोग मार रहे हैं ब्लॉगर्स को, जो सेक्युलर लिबरल मुसलमान हैं, वो कौन मार रहा है? अमेरिका मार रहा है क्या? कुछ खुदा का खौफ करें, सच बोलना सीखें कि आपके सामने बोको हराम में 250 बच्चियां किडनैप की हुई हैं।
आपके मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट ने, तो वो किसने किडनैप किया? चलिए अमेरिका तारिक ने साहब, की ये है? बहस बहुत लंबी है और मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल दाइश पे ही हम केंद्रित रखें, सेंटर्ड रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रोफेसर सविता पांडे, हम जानते हैं कि रिलीजियस बहस है और उसके कई कई इसके केंद्र हैं, अलग अलग इसके पहलू हैं और अलग तरीके से बात की जा सकती है। हालांकि ख़राब भाषा का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए, ये बात हम ज़रूर स्वीकार करेंगे। आप इसे किस तरह से देखती हैं? तारिक फ़तेह एक तरफ बात कह रहे हैं, उसका दूसरा रिलीजियस आस्पेक्ट है वो ज़फ़र साहब बता रहे हैं, लेकिन आप भारत के लिहाज से इसको कितना सीरियस मानती हैं? हम ये जानते हैं कि जिस तरह की बिल्कुल जो परिस्थितियाँ इराक़ और सीरिया में रहीं वो यहाँ नहीं हैं। जिस तरह से हमने देखा अमेरिका का अटैक हुआ इराक़ पर, फिर किस तरह से वो बिल्कुल लॉलेस लैंड बनी और दाइश की वहाँ पर उत्पत्ति हुई। भारत में वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कितने गंभीर हम मानेंगे? देखिए, बहुत सारी बातें इनके साथ जुड़ी हुई। एक तो ये बात है कि आइडियोलॉजिकली आईएस इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। सीधी सी बात है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रुप जो फंक्शनली शायद उन्हीं की तरह हैं, लेकिन उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और जो रिबेल्स हैं वो अलग अलग जगहों से गए और उसमें जुड़ते गए। बल्कि दो थ्योरीज़ हैं, एक तो कहते हैं कि अमेरिका के इराक़ पे हमले के बाद हुए और दूसरे वो लोग हैं जो इसको मानते हैं कि ज़ारक़वी साहब ने खुद इसको शुरू किया, अल-कायदा इन इराक़, और उसके बाद 2006 के बाद उनके मरने के बाद ये और फैलता चला गया जब उसमें और रिबेल्स जुड़ गए। जहाँ तक भारत का सवाल है, अभी मौजूदा स्थिति में इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। उसकी वजह है डिस्टेंस। सीधा सादा जवाब है कि इतनी दूर है वो इससे, और जो उनके कॉजेज़ हैं वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। ये बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि वो रिपोर्ट आई है और सिर्फ उस रिपोर्ट का जिक्र है कि उसमें लिखा है कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगर आप देखें साउथ एशिया में अफगानिस्तान में आईएस की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान में अब वो लोग चिंतित होने लगे और हिंदुस्तान में ना के बराबर है। एक मेरे ख्याल से वो ट्विटर हैंडलर थे, ऐसे आइसोलेटेड केसेस हैं जो 4 लोगों को डिपोर्ट किया केरला में। ऐसे केसेस हैं फार एंड फ्रैंक जिसमें ये कि उनके लिंकेजेस हैं आईएस से। इतना बड़ा मुल्क है लेकिन एक विजिबल थ्रेट एज आईएस नहीं है। भारत के लिए समस्या इसलिए है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी परस्त है। जितनी ज़्यादा परेशानियां भारत को ये आतंकवाद से किसी और को नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ मरे, लड़ाइयों से ज़्यादा लोग आतंकवाद में, इसलिए हर छोटा सा खतरा भी हमारे लिए और एक इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, प्रजातंत्र है। हाँ, इतना बड़ा देश है और प्रजातंत्र है जिसमें लोगों को रोकना और या आम, इसलिए मेरा ये मानना है कि एक छोटी सी खतरे की घंटी को भी बड़ा मानना चाहिए। थ्रेट परसेप्शन होना चाहिए, थ्रेट अगर आप उसे नहीं भी मानते हैं। इसलिए अगर ये लिखा है कि उनका अगला टारगेट भारत होगा तो भारत को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। शशांक जी, इस जो गर्मा गर्म बहस दो मेहमानों के बीच हमारे हुई है, इसमें भी ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको ठंडे दिमाग से सोचे जाने की जरूरत है। एक तरफ तारिक फ़तेह ये कह रहे हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट में कुछ ऐसी बात होगी जिसको लोग अपने हिसाब से देख लेते हैं, या वो ये कह रहे हैं कि वाकई ऐसी बात है जहां लिखा है कि जो आपके धर्म का मानने वाला नहीं है उसे मार दीजिए। दूसरी तरफ जो ज़फ़र साहब कह रहे हैं उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि जो वेस्ट की अपनी पॉलिसीज़ रही हैं उसके वजह से जिस तरह से आईएस पनपा है, क्योंकि इस्लाम कोई नई चीज़ नहीं है दुनिया के लिए। अगर हथियार लोगों को रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ के उठाने होते तो बहुत पहले उठाते। तो उसकी जो पॉलिटिकल जो परिस्थितियां हैं, जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं भारत के मद्देनज़र? ये जो वेस्ट के अंदर जो और दोनों मेहमानों की बात पे अगर प्रतिक्रिया भी आप देना चाहें। जो इस्लामिक स्टेट का जो यूरोप में हमले हुए हैं उसमें सबसे बड़ी बात अगर हम ध्यान में रखें तो वो ये है कि वहाँ पर बहुत बाहर के लोग, मुस्लिम देशों के लोग आके रह रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक रिफ्यूजीज़ आए हों, चाहे बाद में ह्यूमन राइट्स के लिए आए हों, लेकिन वहाँ रह रहे हैं और पूरे तरीके से वो सोच कर आए थे कि यूरोप में जा रहे हैं, लिबरल एनवायरनमेंट होगा, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होगा, वो उनको नहीं मिला। तो एक तरीके से वो टेक्निकली काफ़ी क्वालिफाइड हो गए हैं, उसी तरह से उनका माइंडसेट जो है बहुत पीछे की तरफ चला गया है कि किस तरीके से वो अपने को थोड़ा सा आरामदायक स्थिति में पा सकते हैं। कि अगर जो है जो उनका मॉडर्न सोसाइटी है, सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं, वहाँ पे उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो कोई और सोसाइटी ऐसा हो सकता है, सोसाइटल फ्रेमवर्क जिसमें उनको ज़्यादा कंफर्ट लेवल मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें जिस तरीके से अब ये इन्होंने बात जो कही है ज़फ़र साहब ने कि जो लिबिया में हुआ, इराक़ में हुआ, सीरिया में हुआ, उसका ज़रूर एक हाथ माना जाएगा कि वहाँ पर बहुत अच्छे होशियार लोग और 10-10 साल के बच्चे भी जो होशियारी से जानते हैं कंप्यूटर्स पे कैसे काम करा जाता है और बिल्कुल डिसएन्चेंटेड हैं पूरे तरीके से। और वो सोचते हैं कि कोई आइडियल वो बनाएंगे और आइडियल उनके लिए अभी कोई दिखाई दे नहीं रहा है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी कमी रही है इस्लामिक देशों की कि कोई आइडियल गवर्नेंस, कोई सिस्टम बना नहीं पाए, कोई आइडियल देश भी नहीं बन पाया है, बल्कि एंटीथेसिस कोशिश करा है। टर्की ने कोशिश करा है तो वो वेलफेयर स्टेट की तरफ चला गया, वेलफेयर पार्टी की तरफ। मलेशिया में ट्राई करा गया, इंडोनेशिया में ट्राई करा गया, कोई ऐसा कोई देश बना नहीं पाया। तो हर बार जो है उनको कहा कि अच्छा नए तरीके से फिर शुरू करा जाए।
अब ये बात शुरू हो गई है, तो इसमें झगड़ा जो चला है, जी। तारिक फतेह साहब का बड़ा बेसिक पॉइंट है हम्म, कि ये वाकई में इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है सबसे पहले देश बना इस्लाम के लिए हम्म, और सबसे ज़्यादा इस्लाम के अगेंस्ट काम किया है वहाँ की सेना ने। हम्म, तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल जो सिनिसिज्म का हाइट हो सकता है कि मुस्लिम लोगों को ही मारा है, बिल्कुल और उस तरीके से ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं दोनों के दोनों सज्जन, लेकिन दोनों अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कर अलग रहे पॉइंट हैं। ऑफ व्यू से बात को कह रहे हैं। तारिक साहब ये बताइए कि चलिए जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो अपनी जगह है, शरिया की जो बात कह रहे हैं आप वो अपनी जगह है, लेकिन 2015 में जो दुनिया के जो 1.5 बिलियन जो मुसलमान हैं, 1.2 बिलियन, आखिर वो क्या करें, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? वो अलग अलग देशों में रहते हैं, डाइवर्स सोसाइटीज़ में रहते हैं। अभी 2015 में भारत के ऊपर अगर इसको संकट की तरह देखा जाए, जैसे आप ये कह रहे हैं कि सीरियस है ये थ्रेट, तो आखिर क्या करेगा हिंदुस्तान? लेकिन पहले तो मैं एक दो चीजें क्लैरिफाई करूं जो मुझसे पहले लोगों ने कहा। फ्रांस के अंदर सार्कोजी की गवर्नमेंट में देयर वर 4 मुस्लिम मेंबर्स ऑफ कैबिनेट। कनाडा में इस वक्त 10 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान हैं, जिनमें अफगान रेफ्यूजीज हैं, पाकिस्तानी हैं, एक अरब है, देयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। ब्रिटेन के अंदर मुस्लिम प्रेजेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम देयर इज रिप्रेजेंटेशन। ये कहना कि मुसलमानों को फ्रांस में जगह नहीं मिली और लिबरल एनवायरनमेंट मिला, एक टोटल मिसकंसेप्शन है, मैं कहूंगा झूठ है। क्योंकि फ्रांस के अंदर ये कह ही नहीं सकते कि आपके टॉप लेवल कैबिनेट से लेके मेयर से लेके ऑथर से लेके फुटबॉल प्लेयर्स तक यू आर इंटीग्रेटेड, और उसको बहाना बना के आपने एक मैसेकर किया पेरिस के अंदर और फिर इल्जाम लगा दिया अमेरिका पे। इट इज अस्टॉनिशिंग कि देखिए जो मुस्लिम ट्रेड में स्लॉटर का कंसेप्ट है, जब पहली सऊदी हुकूमत ने इराक पे 1800s में अटैक किया और करबला में एक इंसान नहीं बचा, 18,000 कैमल्स वॉक्ड अवे विद दैट वेल्थ। उस वक्त ना अमेरिका को पता था कि इराक है कहाँ, ना इजराइल बना था, ना किसी हिंदुस्तान ने हमला किया। हम मुसलमानों ने ये अपना तौर तरीका बना लिया है कि हर वो चीज जो गलत हो वो किसी और पे इल्जाम लगा दें कि ये अमेरिका सरकार ने किया, पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुओं ने किया, फिर कहते हैं यहूदियों ने किया। किसी वक्त तो हमको आईना देखना पड़ेगा ना जी। कि ये कैसे है। आज आप देखिए, नहीं, थोड़ा आज स्ट्रिक्टली 3 अगर दिसंबर इंडियन है। सेंस में बात करें तारिक साहब, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, सिर्फ 3 स्ट्रिक्टली दिसंबर इंडियन आपको सेंस में पता बात है करना कि चाहते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? जी। 3 दिसंबर को 1971 में पाकिस्तान ने अटैक किया था, आज के दिन इंडिया पे। किसने कहा था अटैक करने को, और कैसे बांग्लादेश में वो हुआ? अगर आप इसका कंटेक्स्ट नहीं समझते इस्लामिक इंपीरियलिज्म का, देन यू विल सफर। पॉलिटिकली करेक्ट होकर इसका जवाब नहीं दे सकते। चलिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जफर साहब ये बताइए बहुत कि बहुत मैं, शुक्रिया। जी हाँ, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तारिक साहब की बात का आप जवाब दें। मैं जानती हूँ कि आइडियोलॉजिकल जो दायरा है उसमें 2 अलग अलग सिरों पे आप हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ फिलहाल कि भारत में जितनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, एक अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, हम सब अभी तक शांति के साथ रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई बाहरी आदमी, चाहे वो अपनी रिलीजियस किसी भी टेक्स्ट को उठा के, क्या इस तरह से लोगों को बहला फुसला सकता है या उनके अंदर अग्रेशन भर सकता है? मुझको इस बात पर पूरा एतमाद है कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान इस तरह की किसी बात को पर बिल्कुल लब्बैक नहीं कहेंगे, उसको नहीं मानेंगे, उसको यहाँ रिसेप्शन नहीं मिलेगा उसको। और आज तक ये बात साबित है। आज तक जो सारी बात हो रही थी, पहले बात हो रही थी कि 4 आदमी ISIS में शामिल हो गए, फिर कहा 7 आदमी हो गए, फिर कहा 13 आदमी हो गए, और अब कहा कि 150 आदमी साउथ में जिन पर सर्वेलेंस हो रहा है। अगर आपको मालूम है कि 150 पर सर्वेलेंस हो रहा है तो उनको पकड़ते क्यों नहीं है? हमारी जो एजेंसीज हैं वो ऐसी नहीं है कि किसी के बारे में मालूम हो और उसको पकड़े ना हो। इसलिए मैं उस बात को बिल्कुल झूठ समझता हूँ और नकारता हूँ। अगर मान भी लिया कि 150 आदमी यहाँ पे 200 मिलियन में 150 आदमी हैं, कितने लोग यहाँ पे क्रिमिनल हैं, कितने लोग यहाँ रेपिस्ट हैं, कितने लोग यहाँ पे झूठ बोलते हैं। तो इस तरह से चंद लोगों की वजह से सारे मुसलमानों को यूँ हाँकना अच्छा नहीं है, गलत बात है। मुसलमान पीसफुल हैं, मुसलमान एक ऐसे इस्लाम पर यकीन रखते हैं जिसमें कि सबका हक होता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुसलमान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सबका हक समझता है वो। अब वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। ये जो इस किस्म के लोग हैं, तारिफता के लोग, ये चाहते हैं कि नफरत फैले, और इसी में इनकी जो है सारा इनका काम यही है कि अपने आप को वहाँ पे सेवियर दिखाएं कि वेस्ट के हैं, जबकि है नहीं है। नफरत नहीं बल्कि हमको मोहब्बत फैलाना है।
अगर नफरत हो तब भी हमको मोहब्बत ले आना है और नफरत को खत्म करना है। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसी चीज कभी भी पनपेगी। और हम अगर देख लें पिछले कुछ दिनों के अंदर कितनी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, कितने लोगों ने बोला है, कितने हजारों लोगों ने फतवा दिया है। आपको और क्या चाहिए? आपको ठीक है, कौन है उनको यहाँ मानने वाला? कोई यहाँ मानने वाला नहीं है। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। डीसी पाठक जी बताइए कि इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी, सारा जो दारोमदार है एक बार फिर से उनके ऊपर आके टिक जाता है। क्या आपको लगता है कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में अभी ये उनकी फिक्र का एक हिस्सा है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है, क्या उसमें भारत खासकर अब इस मैनिफेस्टो के बाद? मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहता हूँ कि लकीली हिंदुस्तान का सिक्योरिटी सेटअप और इंटेलिजेंस सेटअप उसकी परख इस सिचुएशन की बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूँ कि मुझे खुद ये समझ में आ रहा है कि जो आपके दो खास मेहमान आपस में भिड़ गए, वो इसलिए कि ये पूरा सिलसिला क्या है ये आम आदमी समझेगा नहीं। देखिए, वॉर ऑन टेरर आपने सुना है ना? वॉर ऑन टेरर क्या था जो 9/11 के बाद हुआ? It was basically a fight between Islamic radicals and the West, US-led West, right? तो इस्लामिक रेडिकल्स जो कि मुस्लिम सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, आप उनको बंच ऑफ टेररिस्ट करके नहीं हटा सकते। उनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। 19th सेंचुरी के मिडिल में जो लीडिंग उलेमा थे अल्जीरिया के, अरेबिया के, इंडिया के, उन्होंने एक पहली जिहाद छेड़ी वेस्ट के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1000 साल तक जो इस्लाम ने अपना वो किया, सडनली वेस्ट इज एनक्रोचिंग ऑन देम, यू सी। सो इट वाज दैट जिहाद विच इज कॉल्ड वहाबी जिहाद। मैं जिहाद नाम वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन ये जो सिलसिला है ये फेथ बेस्ड मिलिटेंसी का है। इससे आप डिनाई नहीं करते हैं और उससे फायदा भी नहीं अगर आप जिसके अपने राजनीतिक मकसद हैं। तो क्या है? तो वो हुआ। उसके दौरान हमने सपोर्ट किया यूएस को, वर्ल्ड कोएलिशन का। पाकिस्तान से पहले हम उनको ज्वाइन किया, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो कि अलकायदा और आईसिस नहीं करा रहा था, वो तबके कर रहे थे जिनको पाक आईएसआई पनाह दे रही है। वेस्ट को ये बात पता थी, लेकिन अब वेस्ट को उनको अपनी लड़ाई के लिए चाहिए था। तो हमारी शिकायत अभी तक जो हम गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की बात नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ जाके कही, वो इसीलिए कही कि एक स्ट्रीम हमको अटैक कर रही है और एक स्ट्रीम अमेरिका को अटैक कर रही है। तो अमेरिका उसको डील कर रहा है, लेकिन जो हमारा दुख है उसको नहीं समझ रहा है। तो ये जो दो मेहमानों ने जो किया, कहीं ना कहीं ये जो डिवीजन है ना, आप गहराई से सोचिए, तो वो गलत नहीं है अपनी जगह। और वो लगता है कि उस पर एक अलग से बहस होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं भारत की, उनके लिए ये ज़रूर फिक्र की वजह बना हुआ है कि आखिर दाइश ने या IS ने जिस तरह का एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसमें भारत के लिए भी कहीं ना कहीं उस पर फोकस है। फिलहाल आगे देखते हैं किस तरह से डेवलपमेंट होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।